जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल पॉपर के बारे में। और कार्ल पॉपर को हम याद करने वाले हैं एक ट्रिक से, मतलब जहाँ पे भी ट्रिक ज़रूरी होगी वहाँ पे मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट ट्रिक से याद करा दूंगी या एक कहानी से याद करा दूंगी। ठीक है, अब हर चीज़ हम ट्रिक या कहानी नहीं लगा सकते, कुछ चीज़ें हमें समझनी भी है और याद भी रखनी है। तो मैंने कार्ल पॉपर से बहुत सारी चीज़ें सोची कि मैं क्या ट्रिक बनाऊँ। तो पॉपर से पहले मुझे पार्टी पॉपर याद आया। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा उससे कुछ ज़्यादा ट्रिक बन नहीं रही थी, तो फिर मैंने इसको याद किया पॉपर से। ऐसे मुझे याद आया पॉप्स। पॉप्स पता है, पॉप्स मतलब पापा को पॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो पॉपर यानी कि जैसे अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें, पॉपर ऐसे भी लिख सकते हैं, PAPAUR, पॉपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो PA पापा हो गया। तो हम इसको पापा की कहानी से याद कर सकते हैं कुछ चीज़ें इनकी। पूरी कॉन्सेप्ट में तो मैं कहानी नहीं लगा सकती, पर जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं लगा दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं इनका सारा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी ऑफ साइंस में, प्लस ये आपको पेपर 1 में भी ये बहुत काम आएगा। पेपर 1 जो रिसर्च मेथडोलॉजी का होता है PhD एंट्रेंस में, उसमें भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इनकी रिसर्च मेथडोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, इनके कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। प्लस UGC नेट में भी ये इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ PSIR वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ल पॉपर को तो हमें पढ़ना होता है। तो मैंने बहुत डिटेल में हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। एंड तक आप देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। ये PYQ है। कार्ल पॉपर से पूछा गया था कि कार्ल पॉपर किस चीज़ में मानते थे, तो ये भी ऑप्शन में था, ये भी ऑप्शन में था, और 2-3 चीज़ें और लिखी हुई थी। तो इनका उसका जो करेक्ट आंसर था कि जो कार्ल पॉपर हैं, जो हमारे पापा हैं, वो मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म में मानते हैं और वो होलिज्म में नहीं मानते। मतलब हमारे पापा को होली खेलना पसंद नहीं है, वो इंडिविजुअल अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि सबके साथ। ठीक है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, और फिर अब इसको कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म होता क्या है, ये तो चलो एक ट्रिक हो गई, इसका कोई लॉजिक नहीं था। तो मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का मतलब है हमें चीज़ों को स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम उसको एज अ होल जनरलाइज नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, आप किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते ना। जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर के देशों में भी वो चीज़ ट्रू हो, या इवन इंडिया के अंदर भी वो पूरे जगह नहीं मानी जा सकती। जैसे इंडिया में कोई रूल बना है तो वो हो सकता है कि वो नॉर्थ ईस्ट पे एप्लीकेबल ना हो, वो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल ना हो। तो जो हम इंडिया के अंदर रहकर भी चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते, इंडिया के लिए कोई रूल बना है वो भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट का टेरेन अलग है, उसकी ज्योग्राफी, उनका कल्चर अलग है, उनके लिए इसलिए हमें अलग चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो ये होता है मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, कि हमको लोगों को स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में देखना है, इंडिविजुअली फोकस करना है। ठीक है, इंडिविजुअली ऐसे नहीं कि सिर्फ हर एक बंदे पे फोकस कर रहे हो। इंडिविजुअली यानी कि हर एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको उनको फोकस करना है। तो ये होता है मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। अब इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं और स्पेस बनाते हैं मेथडोलॉजिकल होलिज्म समझने के लिए। अब वो मेथडोलॉजिकल होलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे। वो उनको होली खेलना पसंद नहीं था, मतलब हमारे पॉपर यानी कि पापा को होली खेलना नहीं पसंद था। तो होलिज्म का क्या मतलब है कि जो सोशल साइंस है या कोई भी उनके जो भी हम रूल्स बनाते हैं साइंस के, वो क्या होते हैं, उसको हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, या यूनिवर्सली हम उस चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं। इसलिए वो मेथडोलॉजिकल होलिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि आपको इंडिविजुअलिज्म समझ आ गया, उसका एकदम उल्टा होता है होलिज्म। तो वो नहीं मानते थे। इसी के बेसिस पे, क्योंकि वो मेथडोलॉजिकल होलिज्म को नहीं मानते थे, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते थे रेवोल्यूशनरी चेंज इन सोसाइटी। और ये भी आपको याद रखना है कि वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे, उनको रेवोल्यूशनरी चेंज पसंद नहीं था। अब जो हमारे पापा लोग होते हैं, उनको अपनी लाइफ जो है वो स्टेबल चाहिए होती है, राइट। उनको नहीं चाहिए होता कि हमारी लाइफ में कोई एकदम से बदलाव आ जाए या रेवोल्यूशनरी चेंज आता है। स्पेशली अगर चलो पापा भी नहीं तो दादाजी भी मान के चलें, तो उनको स्टेटस को ज़्यादा पसंद होता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। उनको ज़्यादा बदलाव अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, वो भी रेवोल्यूशनरी बदलाव कि एकदम से पूरा चेंज आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो कार्ल पॉपर यानी कि हमारे पापा हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरे को अपनी लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं चाहिए। अब इसका मेन मीनिंग क्या है इस लाइन का, वो ये कि रोल ऑफ सोशल साइंस कैन नॉट बी अप्लाइड यूनिवर्सली। ऐसा कार्ल पॉपर कहते थे कि हम सोशल साइंसिस के रूल को यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वो रिवोल्यूशनरी चेंज को भी क्रिटिसाइज करते। बात देन
उनका नेक्स्ट फेज उनकी लाइफ में क्या आता है, जो हमारे पापा हैं वो ज्वाइन करते हैं वियना सर्कल ऑफ पॉजिटिविस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जाते हैं। एंड वहाँ पे उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे ये जो वियना सर्कल है, यहाँ पे सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर की मीटिंग होती है। 1920s-30s की बात बता रही हूँ। तो ये उस टाइम पे मीटिंग्स होती थी, और ये सब ना एम्पेरिकल अप्रोच में बिलीव करते थे। नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस के फील्ड से ये सब साइंटिस्ट और फिलोसफर्स होते थे। और ये जो भी रिसेंट एडवांसेस हो रही हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ इन द एरियाज ऑफ फिजिक्स, रिसेंट डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ फिजिक्स या फॉर्मल साइंसेस, वो सब वो डिस्कस करते थे और एम्पेरिकल अप्रोच लेकर चलते थे। मतलब उनकी दुनिया साइंस के अराउंड ही घूमती थी। और ये किस में मानते थे? पॉजिटिविज्म में मानते थे। वियना सर्कल है पॉजिटिविस्ट का, तो प्रत्यक्षवाद में ये मानता था। और प्रत्यक्षवाद के जो फादर कहलाते हैं वो आपको पता है कौन है? अगस्त कॉम्ते। तो अगस्त कॉम्ते इज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। तो जब ये वियना सर्कल ज्वाइन करते हैं तो इनमें इनको कुछ मतलब खराबियां दिखती हैं, तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कार्ल पॉपर को क्या बोलते हैं? पोस्ट पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट हम कार्ल पॉपर को बोलते हैं, जिसमें वो आगे चल के थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन भी देते हैं, जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उसके अलावा बात करते हैं, इसी वियना सर्कल में जॉन लॉक भी थे। ठीक है, जो कि पॉजिटिविस्ट थे। और जॉन लॉक का फेमस स्टेटमेंट है, नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एम्पेरिकल। ठीक है, जो नॉलेज है वो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, और वो भी एम्पेरिकल नॉलेज से मिलती है। तो जॉन लॉक एम्पेरिसिज्म में बिलीव करते थे। तो ये लाइन मैंने यहाँ क्यों लिख दी? क्योंकि ऐसे मुझे लगा कि बोनस फैक्ट है, प्लस इस जॉन लॉक का कार्ल पॉपर से क्या लेना देना है वो भी हम आगे समझेंगे। तो पॉजिटिविस्ट है, और ये जॉन लॉक की ये स्टेटमेंट आप याद रख लेना। ये भी याद रखना कि उन्होंने वियना सर्कल ज्वाइन किया था, और वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, करते हैं सीधा उनकी बुक्स की। तो हमारे पापा ने क्या क्या बुक्स लिखी? हमारे पॉप्स यानी पॉपर। पॉपर को मैंने आपको ऐसे बताया ना, तो ये पॉपर यानी कि पापा ने क्या क्या बुक लिखी? ओपन सोसाइटी इन इट्स एनिमीज 1945 में, पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1956 में, देन लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1959 में। अब आपको हर कुछ जगह पे इनकी डेट्स अलग दिखेंगी, क्योंकि इनकी पब्लिकेशन डेट अलग होती है, जब ये लिखते हैं ये तब अलग होती है। तो ज़्यादातर ये डेट्स ही जो है वैलिड मानी जाती हैं जो मैंने लिखी हैं। बट अगर अलग डेट्स भी दिखे तो आप वो भी याद कर सकते हो। वैसे डेट्स तो नहीं आएंगी, बट हाँ क्रोनोलॉजी यही होगी। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। तो हमारे जो पापा थे वो बहुत ओपन माइंडेड थे, ऐसे याद रख लो कि हमारे पापा क्या हैं? बहुत ओपन माइंडेड हैं। ठीक है, वो क्लोज सोसाइटी में बिलीव नहीं करते, ओपन माइंडेड है। ठीक है, और जो भी ओपन सोसाइटी के जितने भी एनिमीज होते हैं, क्योंकि वो खुद ओपन माइंडेड है, तो ओपन सोसाइटी के खिलाफ जो भी बोलता है तो हमारे पापा उसको क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, उसको अपना एनिमी मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। ठीक है, एंड पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। अब जब इस बुक को हम समझेंगे कि इस बुक के अंदर क्या है आगे, तो उसी टाइम में आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी, या फिर आप अभी याद कर लो कि जैसे पॉपर जो है यानी कि पापा, वो गरीब लोगों को नहीं देख सकते क्योंकि वो ओपन माइंडेड है। तो गरीब लोगों को अगर वो देखते हैं तो उनको वो दान वगैरह कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। देन लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। अब आपके पापा जो हैं, क्योंकि वो ओपन माइंडेड है, तो वो लॉजिक भी लगाते होंगे, और अगर लॉजिक लगाते होंगे तो उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरी की होगी। अब आप सब अपने पापा को इमेजिन करो और सोचो कि आपके पापा जो है एक साइंटिस्ट है। ठीक है, और उन्होंने एक डिस्कवरी करी है। ठीक है, लॉजिक लगाया और एक किसी चीज़ की उन्होंने डिस्कवरी करी। आप कभी नहीं बोलोगे कि ये साइंटिफिक डिस्कवरी किसकी बुक है, क्योंकि आपको हमेशा आपके पापा याद रहेंगे कि मेरे पापा तो भाई साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवरी की थी, और वो गरीबों की सारी हिस्ट्री पे भी उन्होंने काम किया था ऐसे। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी, ऑफेंड मत होना। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें हम हर बुक में कार्ल पॉपर ने क्या बोला है, ठीक है, किस चीज़ पे फोकस किया है, वो एक एक करके समझेंगे। हर एक एक करके सारी बुक्स का रिव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी बुक थी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उन्होंने उसमें बताया है ओपन सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओपन सोसाइटी क्या होती है। ओपन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट हो। ठीक है, जहाँ पे जो एक बंदा है वो अपनी कास्ट से बाहर निकलकर अपनी कास्ट को अपग्रेड कर सकता है। जैसे आपने वर्णा सिस्टम अगर पढ़ा होगा, तो ब्राह्मणिज्म होता है, उसमें शूद्रास वैश्यास होते हैं ना ये सब, और क्षत्रियास, BKVS। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं। तो ये बोलते थे कि अगर आप शूद्रा कास्ट में पैदा हुए हो तो आपको पूरा पूरा हक है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो। ठीक है, और आप अपनी कास्ट को बदल के आप वैश्यास में या क्षत्रियास में या ब्राह्मण भी बन सकते हो, अगर आपने वो स्किल एक्वायर कर ली।
तो वो उसमें वो लिबर्टी ऑफ थॉट में मानते थे कि किसी को भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब सिर्फ एक जगह तक वो सीमित ना हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि ऐसा उनका ओपन सोसाइटी का उनका ये परसेप्शन था कि ठीक है लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए। और थोड़ा अगर अच्छे से बताऊं आपको तो ये तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा कि ओपन सोसाइटी का मेन मतलब क्या है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपनी कास्ट को अपग्रेड कर सकते हो। लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वो मानते थे, बोलते थे सबके पास फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए। तो स्पेशली अगर मेन कीवर्ड सोचा जाए ओपन सोसाइटी का और आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है तो लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्लस लिबर्टी ऑफ थॉट, ये दो चीजें आपको ओपन सोसाइटी से हमेशा रिलेट करनी है। अब अगर वो ओपन सोसाइटी में मानते थे तो वो किसके खिलाफ होंगे? अगर आपके पापा ओपन माइंडेड है तो क्लोज सोसाइटी के खिलाफ होंगे ना। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस, कि अगर वो ओपन सोसाइटी में मानते हैं तो इसका उल्टा क्लोज सोसाइटी में वो क्रिटिसाइज करते होंगे। अब क्लोज सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे एकदम इसका उल्टा, जहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं है, कम्युनिज्म है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, लिबरलिज्म नहीं है, तो वो क्लोज सोसाइटी हो गई। अब क्योंकि जो क्लोज सोसाइटी के में कौन लोग हैं? प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स। कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग जो प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स हैं वो क्लोज सोसाइटी में मानते हैं और वो ओपन सोसाइटी के क्या है? एनिमीज हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। इनकी बुक एनिमी इन्होंने किसको बोला है? प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को बोला है। ठीक है, और इसी में अभी हम समझेंगे कि प्लेटो को क्यों बोला, हीगल को क्यों बोला एनिमी, और कार्ल मार्क्स को ओपन सोसाइटी का एनिमी क्यों बोला। नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। उससे पहले ये देख लो, इसी बुक में उन्होंने थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज दी थी। इंक्रीमेंटल चेंज जो मैंने आपको ब्राह्मणिज्म, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज वाला एग्जाम्पल बताया वो, उसके अलावा इंक्रीमेंटल चेंज होता है कि जैसे आपने ये चीज़ कोई डेवलप करी है, आपके पापा साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें कुछ डिस्कवरी करी, अब आपके उसमें कुछ कमियां आ गई। ठीक है, कोई रोबोट बनाया, वो बोल तो सकता था पर वो चल नहीं सकता था, उसके पैर खराब थे, तो उसमें कुछ उन्होंने सेम रोबोट में कुछ मॉडिफिकेशन करी। ठीक है, मॉडिफिकेशन करी और एक नया उसी का मॉडिफाई करके मॉडिफाई वर्जन बना दिया या उसी को मॉडिफाई कर दिया। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी भी होती है। हमारी सोसाइटी में इंक्रीमेंटल चेंज आता है। पहले हम थोड़ा बहुत नैरो माइंडेड सोसाइटी थी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, उसमें हल्का सा कुछ चेंज आया, फिर थोड़ी सी वो जाके कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सोसाइटी बनी, फिर थोड़ी मॉडर्न, फिर थोड़ी और मॉडर्न, यानी कि पूरी डेवलप हो गई। तो ऐसे इसमें इंक्रीमेंटल चेंज आता है, मतलब पहले वाला सेम रहता है, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और फिर दूसरा जो मॉडिफिकेशन हुआ फिर उसी में आगे और मॉडिफिकेशन होते हैं, फिर तीसरा सोसाइटी बनती है। जैसे अगर आपको कार्ल मार्क्स का वो याद होगा तो उन्होंने पहले बताया था कि जैसे लॉर्ड्स एंड सर्स थे, फिर फ्यूडल क्लास, फिर स्टेटलेस सोसाइटी, ऐसे पूरा उन्होंने हिस्ट्री समझाई है ना, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में, सॉरी। तो वो वाला आपको याद होना चाहिए। तो वैसा ही कुछ कार्ल पॉपर भी बता रहे हैं कि थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज। तो आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज क्या होता है? मॉडिफिकेशन लाना, इंक्रीमेंट होना एक तरीके से। आपकी जैसे सैलरी होती है ना, सैलरी में इंक्रीमेंट आता है, बढ़ जाती है सैलरी, वही सैलरी उतनी भी है और उसमें थोड़ा और चेंज भी आ गया। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज है वो कार्ल पॉपर ने ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में दी है, और थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज भी कार्ल पॉपर की है। देन बात करते हैं वाई प्लेटो। अब प्लेटो को क्यों क्रिटिसाइज किया कार्ल पॉपर ने? क्योंकि प्लेटो जो थे वो टोटलिटेरियन थे। अब टोटलिटेरियन को हिंदी में मेरे को जो गूगल पे मिला वो था सर्वसत्तावाद। आप आपको अगर कोई, आप हिंदी मीडियम के हो, आपको अगर और कुछ पता है कि टोटलिटेरियन को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप वो भी अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। मुझे यही मिला, और भी मिले थे काफ़ी सारे, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये डाल दिया। तो टोटलिटेरियन थे प्लेटो। और वो क्यों टोटलिटेरियन कौन होते हैं? टोटलिटेरियन वो होते हैं जो कि एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, जो बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए रूलर के पास, कि जैसे डिक्टेटरशिप टाइप्स। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर हो, सारा पावर जो है लोगों का, मतलब कंट्रोल ओवर पीपल, पूरा मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल हो, जो भी रूल कर रहा है उसका लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर पूरा रूल होना चाहिए, पूरा मतलब कंट्रोल होना चाहिए एक तरीके से। तो अब बात करते हैं, आपको टोटलिटेरियन का मतलब समझ आ गया, ब्रैकेट में भी मैंने लिख दिया है। तो इसलिए वो बोलते थे कि टोटलिटेरियनिज्म में मानते हैं, इसलिए हमारे पापा बोलते थे, मैंने हमारे पापा को प्लेटो पसंद नहीं था। ठीक है, वो बोलते, और या फिर प्लेटो से आप याद रख लो प्लेट, उनको नहीं पसंद था कि वो प्लेट में खाना खाएं।
ठीक है, ऐसा समझ लो कि उनको पत्तों में खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता था, वो थोड़े ट्रेडिशनल टाइप से हैं, तो उनको पत्तों में खाना खाना अच्छा लगता है, प्लेट में नहीं पसंद था, तो प्लेट से प्लेटो। तो पापा को प्लेटो नहीं पसंद क्योंकि वो टोटलिटेरियन था, क्योंकि वो क्लोज माइंडेड था, नैरो माइंडेड था, क्योंकि उसको लगता था एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि प्रेजेंटेबल भी लगे। और आई होप आप बोर्ड नहीं हो रहे होगे लेक्चर में, और अगर नहीं हो रहे तो एक लाइक भी कर दो। तो डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 पार्ट्स। तो प्लेटो जो हैं वो सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, रूलर्स, सोल्जर्स और प्रोडक्टिव क्लास, ये आपको पता है। तो वो ये बोलते थे कि जो सोल्जर क्लास है ना वो कभी भी रूलर नहीं बन सकती, जो प्रोडक्टिव क्लास है वो कभी भी सोल्जर नहीं बन सकती, या जो सोल्जर क्लास है वो प्रोडक्टिव क्लास नहीं बन सकती। मतलब ये जो तीनों ही हैं आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो जैसा है वो वही रहेगा। अगर वो रूलर क्लास से बिलोंग करता है तो हमेशा रूलिंग क्लास में रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना वो किस में मानते थे, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म में, राइट। और उसके अलावा वो किस में मानते थे कि ओपन सोसाइटी में। और मैंने आपको क्या बोला, ओपन सोसाइटी में वो क्या बोलते थे कि वो हम चाहें तो अपनी जो कास्ट है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर सकते हैं अपने मेरिट के बेसिस पे, राइट। तो ये तो प्लेटो एकदम उनका उल्टा बोल रहा है, वो तो कह रहा है कि नहीं, तो इसलिए वो उसका एनिमी हुआ ओपन सोसाइटी का, कि देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ और मेरे जो भी आपकी सोच के खिलाफ जाता है आपका वो एक तरीके से एनिमी बन जाता है ना। तब आपको समझ आया कि ये कार्ल पॉपर जो थे प्लेटो के खिलाफ क्यों थे। ठीक है, अब वाई हीगल, अब हीगल ने बेचारे ने क्या कर दिया कि कार्ल पॉपर उसके भी खिलाफ हो गए। तो हीगल वो कार्ल पॉपर बोलते हैं, हमारे पापा बोलते हैं कि जो हीगल है वो भी ओपन सोसाइटी का एनिमी है, ये भी इसकी सोच भी नैरो माइंडेड है, ये आगे इसमें इसके पास भी लिबर्टी ऑफ थॉट ही नहीं है। कैसे, अब मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि वो आपको हीगल का फेमस स्टेटमेंट याद होगा, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। पीवाईक्यू में बहुत 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 बारी पूछा गया है। तो कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मतलब कि जो अर्थ पे, पृथ्वी पे जो भगवान का स्वरूप है, गॉड का जो स्वरूप है वो कौन है, वो स्टेट है। मतलब आपको जो स्टेट है जो आपको चला रही है, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जो आपकी स्टेट यहाँ पे यानी कि सरकार, ठीक है, जो यहाँ पे आपको सरकार चला रही है वो ही आपके लिए भगवान है। ऐसा होता है ना, अपुनिज भगवान है, तो वैसे ही आपके लिए आपकी सरकार ही भगवान है, जैसा वो आपको चलाएगी। मतलब ये गॉड भगवान का ही एक भेजा हुआ स्वरूप है, मेडिएटर है, जो आपको चलाने के लिए आया है, ऐसा हीगल बोलते थे। तो ये तो बहुत नैरो माइंडेड और ऑर्थोडॉक्स सोच हो गई, क्लोज्ड माइंडेड सोच हो गई, तो इसलिए वो हीगल को भी क्रिटिसाइज करते हैं। और वो बोलते हैं नो वन बियॉन्ड स्टेट, नो वन हैज द राइट टू रेवोल्यूशन। ऐसा कौन बोलते थे, हीगल बोलते थे कि आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप स्टेट के बियॉन्ड जाके कुछ सोच सको। ठीक है, और आपके पास इवन राइट टू रेवोल्यूशन भी नहीं है हीगल के अकॉर्डिंग। और बल्कि पॉपर तो बहुत ओपन माइंडेड है, हमारे पापा तो बहुत ओपन माइंडेड है, वो तो कहते हैं कि सबके पास राइट टू रेवोल्यूशन होना चाहिए। राइट टू रेवोल्यूशन इन द सेंस कि आपके पास लिबर्टी ऑफ थॉट होनी चाहिए, कि आप जो चाहो अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। ठीक है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, ना कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे स्टेट ही सब कुछ है, मतलब स्टेट ही भगवान है। ऐसी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास भी अपना खुद का सोचने का होना चाहिए तरीका। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वो हीगल को क्रिटिसाइज क्यों करते थे। अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप वीडियो पीछे करके देखना, या कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लेना, या फिर इसी का स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ लेना। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। अब वो कार्ल मार्क्स के भी खिलाफ थे, तो 3 चीज लोगों को आपको याद रखना है कि आपके पापा प्लेटो के खिलाफ है, हीगल के खिलाफ है और कार्ल मार्क्स के खिलाफ है, मतलब पीएचएम 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 के वो खिलाफ है। तो पीएचएम से आप ऐसे याद रख लो, यहाँ पे आप किसी का नाम याद रख लो कि आपके रिलेटिव में किसी का नाम पी से होगा ना, और किसी का नाम एच से भी होगा, आपके कोई रिलेटिव होगा, या आपकी कोई भी मतलब आसपास का जिसका नाम इससे शुरू होता हो, इस वर्ड से, या और ये। तो मैंने ऐसे याद रख लिया था कि वो पीएचएम के खिलाफ है, मतलब कि वो मेरे कोई है पवन, पवन के खिलाफ है, एक वो हर्षित के खिलाफ है, एक वो महेश के खिलाफ है। ऐसे कोई भी नाम, 3 नाम सोच लो और बोल दो कि हाँ ये मेरे पापा के ये 3 एनिमीज हैं। देन वाई कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स जो थे आपको पता है कम्युनिज्म में बिलीव करते थे, और कम्युनिज्म के खिलाफ थे कार्ल पॉपर। वो बोलते थे जो कम्युनिज्म होता है वहाँ कभी भी ओपन सोसाइटी नहीं हो सकती, लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ पे कम्युनिज्म होगा वहाँ पे ओपन सोसाइटी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी में। प्लस वो बोलते थे कि जो कार्ल पॉपर है वो किस में मानता है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में, मतलब वो हर चीज़ को इकोनॉमी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और वो हमेशा ये बोलते हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो ज़रूरी होता है नो मैटर व्हाट। तो वो बोलते थे ना प्रोलिटरेट क्लास को
यानी कि हमारी वर्किंग क्लास को, कि तुम एक रेवोल्यूशन करो और बॉर्जोइस को निकाल फेंको, ठीक है, सत्ता पलट कर दो। तो वो रेवोल्यूशन को फेवर करते थे कार्ल मार्क्स। तो और वो बोलते थे हर चीज़ के लिए रेवोल्यूशन करना ज़रूरी नहीं है, कार्ल पॉपर बोलते थे। तो कार्ल पॉपर कार्ल मार्क्स के खिलाफ है, ऐसे याद रखो। और स्लेवरी सिस्टम में भी वो कार्ल मार्क्स बिलीव करते थे। कार्ल मार्क्स ने अपने जो, मैंने आपको जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म बताया कि पहले ये सोसाइटी थी, फिर ये, फिर लास्ट में स्टेटलेस सोसाइटी आई, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और स्टेटलेस सोसाइटी। तो वो स्लेवरी सिस्टम भी थी एक सोसाइटी, जिसको हम फ्यूडल सोसाइटी भी बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने लॉर्ड्स एंड सर्व्स के कॉन्सेप्ट की बात की है कि एक तरफ ओनर होगा और एक तरफ सर्व होंगे, ठीक है, मतलब उनके स्लेव्स होंगे। तो क्योंकि वो कार्ल मार्क्स जो है कहीं ना कहीं एक कुछ हद तक स्लेवरी सिस्टम की बात करते हैं, और वो उसको कार्ल पॉपर गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है वो किसके खिलाफ है, ओपन सोसाइटी के खिलाफ है, ठीक है। जिसको मैं रब कर दूं, अब थोड़ा साफ हो गया। अब आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कार्ल मार्क्स का, थोड़ा सा आपको अगर लगा होगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो कम्युनिज्म में वो बिलीव करते थे, और कम्युनिज्म में लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं होता, तो इसलिए कार्ल पॉपर इसके खिलाफ थे। वो इकोनॉमिक, हर चीज़ को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से रिलेट करते थे, ठीक है, हर चीज़ को वो इकोनॉमी को ही सेंटर मानते थे, इसलिए भी कार्ल पॉपर खिलाफ थे कि ये ओपन सोसाइटी का ऐसा नहीं होता। प्लस उन्होंने स्लेवरी सिस्टम, लॉर्ड्स एंड सर्व्स वाला सिस्टम दिया था, इस चीज़ के लिए भी वो कार्ल मार्क्स के खिलाफ थे। और वो क्योंकि वो रेवोल्यूशन को फेवर करते थे कि नो मैटर व्हाट रेवोल्यूशन इज नीडेड। और मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि वो रेवोल्यूशनरी चेंज के खिलाफ है, बताया ना मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कि कार्ल पॉपर किसके खिलाफ है, क्रिटिसाइज करते हैं वो रेवोल्यूशनरी चेंज को, कि सोसाइटी में रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आना चाहिए, जहाँ पे है वो वैसा रहो, ठीक है। तो दैट्स वाई। और लेकिन वो हीगल के केस में ये बोलते हैं कि हमें रेवोल्यूशन करने का मौका होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब उस रेवोल्यूशन को इससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वहाँ पे उनका मतलब था लिबर्टी ऑफ थॉट से, कि स्टेट ही अपुनिज भगवान है या स्टेट ही भगवान है, वो वाला कॉन्सेप्ट गलत है। लिबर्टी ऑफ थॉट हो, उनके पास एक्सप्रेस करने का राइट हो, रेवोल्यूशन करने का राइट हो, वो वैसा वाला रेवोल्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट बुक, सेकंड बुक है इनकी, पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ठीक है। तो पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया ना आपके पापा कितने अच्छे हैं, वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री उन्होंने पता कर रखी है। तो पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में वो बोलते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड कांट बी अप्लाई टू यूनिवर्स। तो जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, या ब्रिटिशर्स आए, पार्टीशन हुआ, ऐसे सब बातें उन्होंने नहीं लिखी है कि पार्टीशन, 1857 रिवॉल्ट, ये तो हम इंडियंस हैं तो मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा रही हूँ। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो वो बोलते हैं जो हिस्ट्री में हुआ है वो स्पेसिफिक है, चाहे वर्ल्ड वॉर हुआ था वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए, उस टाइम के लिए सही था, पर उसको, उस कॉन्टेक्स्ट को आप यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, वो उसका खुद का स्ट्रगल था, उसके खुद के कुछ कंटेक्स्ट रहे होंगे, कुछ के खुद के कुछ इवेंट्स रहे होंगे। अब इंडिया को जैसा इंडिपेंडेंस मिला, नॉन वायलेंस करके गांधी जी ने दिलाया, तिलक ने, या वायलेंट सिचुएशंस हुई, अब सेम चीज़ हम बाकी कंट्रीज में अप्लाई नहीं कर सकते कि जैसे हम इंडिपेंडेंस मिला आप भी ये टेक्निक्स अपना लो आपको भी मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग सिनेरियो था। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनको जब हम इंटरप्रेट करते हैं, जब समझते हैं, हमारा जो नज़रिया होता है उनको देखने का, उसको हम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा इंटरप्रिटेशन वैरी करना चाहिए। सजेस्ट सोशल इंजीनियरिंग, तो सोशल इंजीनियरिंग को वो बोलते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग में वो बिलीव करते हैं, सोशल पीस मिल में वो बिलीव करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि सोशल साइंस शुड फाइंड फंडामेंटल रूल्स दैट लीड टू क्रिएट दिस इवेंट्स। तो सोशल साइंस का काम है कि ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं अभी तक, उसमें जो क्या फंडामेंटल रूल था, ठीक है, कैसे जो मेन एक हर चीज़, मतलब हर हिस्टोरिकल इवेंट में कुछ ना कुछ ऐसा एक फंडामेंटल रूल रहा होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने आज़ादी मिली। इंडिया के केस में क्या था, नॉन वायलेंस, ठीक है, या फिर सिविल डिसोबीडियंस, जैसे नॉन वायलेंस मान के चले, स्वराज मान के चले, तो ये कोई एक फंडामेंटल रूल ले लिया हमने, और कि ये एक मेन रूल था, इसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, बाकी भी और थे छोटे छोटे, पर ये एक मेन था। तो ये ज़रूरी है सोशल साइंस वालों को समझना कि इवेंट्स के पीछे, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट होता है उसके पीछे का मेन मकसद पता लगाना, मेन एजेंडा पता लगाना, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो कार्ल पॉपर अपने पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में बोलते हैं। अब ये जो था ये आपके
आपके उसमें यूजीसी नेट या पीएचडी में इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसा यहाँ से पीवाईक्यू नहीं बनेगा। पीवाईक्यू बनेगा तो इस बुक से बनेगा कि पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म किसकी बुक है। पर ये मैंने कराया ताकि पीएसआईआर वाले जो हैं उनको भी समझ आ जाए, और उनको तो क्योंकि आंसर राइटिंग वगैरह करनी होती है तो वो आराम से ये चीज़ें लिख पाएंगे अपने आंसर में, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। सो अब इसको रब करते हैं क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। नेक्स्ट है इनकी तीसरी बुक लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, जो कि 1934 में आई गेस उन्होंने लिखी थी और 1959 में पब्लिश हुई थी। तो इसकी दो डेट्स हैं, कंफ्यूजन रहती है हमेशा, तो दोनों ही डेट्स आप याद कर सकते हो। तो लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, अब आपके पापा जो है क्या है, साइंटिस्ट, राइट, तो वो लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में वो साइंटिफिक मेथड को ही चैलेंज कर देते हैं, लो, ठीक है, कि जो लोगों का साइंस को देखने का तरीका है ना वो गलत है, ठीक है। वो बोलते हैं थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। इसी बुक में अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन कार्ल पॉपर ने अपनी कौन सी बुक में दी थी। तो कार्ल पॉपर ने थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन किस में दी थी, लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में दी थी, तो ये याद रखना। प्लस इसमें थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन में वो क्या बोलते हैं कि एवरी थ्योरी कैन बी फॉल्सिफाइड, हर थ्योरी को हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग, और हमें उसको गलत भी साबित कर सकते हैं। साइंस कॉल इटसेल्फ एज अ प्योर साइंस बट थ्योरी ऑफ साइंस कैन ऑल्सो बी फॉल्सिफाइड। सिंपल सी बात है, ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी थ्योरी को फॉल्सिफाई करना है तो आप उसमें क्या क्या सही है वो मत देखो, उसमें क्या गलत है या उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो देखो। वैसे ही आप अपनी रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हो ये एग्जाम्पल, जो आपने चीज़ें सही करी हैं वो तो ठीक है, पर आपने ऐसी क्या गलतियां करी कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उस पर फोकस करो ज़्यादा। तो इस कार्ल पॉपर भी आप ही की तरह है, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन देते हैं और बोलते हैं एवरी थ्योरी कैन बी फॉल्सिफाइड, ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग, ठीक है। और साइंस कॉल इटसेल्फ एज अ प्योर साइंस, वो कहते हैं कि जो साइंस है अपने आप को प्योर साइंस बोलता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी साइंस प्योर साइंस नहीं होता, बिकॉज बट थ्योरी ऑफ साइंस कैन बी ऑल्सो बी फॉल्सिफाइड। इवन जो हम साइंस के रूल्स को भी फॉल्सिफाई कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि जैसे पहले जो अर्थ था, ये एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें पहले भी दिया हुआ है, थॉमस कुन में भी, जैसे अर्थ था वो फ्लैट है, ठीक है, ऐसा किसने पता लगाया, साइंटिस्ट ने ही पता लगाया था, लेकिन बाद में उनकी थ्योरी गलत प्रूफ हो गई और पता चला कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। वैसी ग्रेविटेशन की थ्योरी, पहले हमें लगता था कि ग्रेविटेशन नहीं है, फिर बाद में न्यूटन आए, उन्होंने बताया ग्रेविटेशन रूल, राइट। तो प्योर साइंस कुछ भी नहीं होता, उसको भी हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं। और वो बोलते हैं वो थ्योरी है ही नहीं जिसको फॉल्सिफाई ना किया जा सके। ऐसी आज तक कोई थ्योरी नहीं है कि जिसको हम गलत साबित ना कर सके, और जो थ्योरी गलत साबित नहीं हो सकती वो थ्योरी ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन गिवन बाय कार्ल पॉपर। तो वो क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस इज ट्रू अंटिल इट्स ऑल्टरनेटिव थ्योरी इज डिस्कस्ड। तो हमारी जो नेचुरल साइंस है या जो सोशल साइंस है वो तब तक ही सच होती है, तब तक ही वैलिड होती है, जब तक उसके खिलाफ ऑल्टरनेटिव थ्योरी नहीं क्रिएट हो जाती। आपने आज कोई थ्योरी बनाई, वो तब तक लोग सच मानेंगे जब तक कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, बी पर्सन आ गया, मान लो आपने बनाई थी, बी पर्सन आके उस थ्योरी को झूठा साबित कर देता है, ठीक है, कि अच्छा आपने तो ऐसा बोला था, मेरे यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो जब आपकी थ्योरी जब तक ही सच मानी जाएगी जब तक बी बंदा नई थ्योरी नहीं ले आता। अब नई थ्योरी आई तो लोगों ने इसको सच मान लिया और आपकी थ्योरी क्या हो गई, फॉल्सिफाई हो गई। साइंस कैन नॉट फाइंड अ ट्रूथ बट इट कैन ओनली फाइंड व्हाट इज फॉल्स। तो साइंस का काम ये नहीं है कि क्या सच है, साइंस का काम ये पता लगाना है कि क्या झूठ है, ठीक है, या ये जो यहाँ पे आज के टाइम पे जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो उसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या अलग है। तो साइंस का काम है गलत ढूंढना, ना कि सच्चाई को पता लगाना। अब जैसे हम बोलते हैं ना, जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये पता लगा रहे हैं कि भगवान नहीं है, तो वो भी उसको उस थ्योरी को भी फॉल्सिफाई करने में लगे हुए हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता वैसे। तो वी एक्सेप्ट फॉल्स टू लीड टू ट्रुथ। तो हमें फॉल्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर हमें ट्रुथ तक पहुंचना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चीज़ कोई गलत हो रही है, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको हम आगे फिर डिस्कवर नहीं करेंगे। हमने इस फॉल्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मान लो, ठीक है। तो जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे इसमें कोई शोध या रिसर्च करने का सोचेंगे ही नहीं।
लेकिन हाँ हमें पता है, हम क्या करते हैं, जो गलत होता है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सही है उसको, उसमें तो कोई चेंज लाएंगे ही नहीं। तो अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो पहले गलत ढूंढना पड़ेगा, और फिर उस गलती को सुधारोगे तो एक नए ट्रुथ तक पहुंचोगे। फिर उस ट्रुथ में भी कुछ गलतियां निकलेगी, फिर उसको सुधारोगे तो फिर एक नए नए ट्रुथ तक पहुंचोगे। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब कंक्लूजन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज फाइनल। ठीक है, कार्ल पॉपर की ही स्टेटमेंट है कि जो कंक्लूजन है, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हम देखते हैं, उससे ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ आवर सेंसेस, जो हमने अपनी पांचों इंद्रियों से देखा, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने कोई कंक्लूजन बनाया, तो वो फाइनल होता है और वो अल्टीमेट थ्योरी होता है। बट कांट क्लेम एनी थ्योरी एज फाइनल ट्रूथ। वो ये भी बोलते हैं और एक तरफ वो अपनी ही लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट देखो कि जो आपने देखा वो उस टाइम के लिए सही है। मैंने एक कबूतर देखा काला, ठीक है, काला कबूतर देखा मान लो, तो अब मैंने वो देखा अपनी सेंसेस से और मैंने मान लिया कि सारे कबूतर काले होते हैं, पर सफेद कबूतर भी होते हैं ना, और आपने वो उसी को आपने अल्टीमेट थ्योरी स्टैब्लिश कर दिया कि यही थ्योरी है। लेकिन उसको हम फाइनल ट्रूथ नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सफेद कबूतर भी होते हैं, राइट। तो ये कोई फाइनल ट्रूथ तक नहीं पहुंचते, पर हाँ ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में आ सकती है, तो ये याद कर लो कि ये बोली किसने थी, कि कंक्लूजन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज फाइनल एंड इट इज अल्टीमेट ट्रूथ। तो इसलिए मैंने जो बड़े बड़े शब्द लिखे हैं ना कैपिटल में, कंक्लूजन, अल्टीमेट ट्रूथ और फाइनल, इस तीन कीवर्ड्स को समझ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो या जैसे भी, और आपको ये दिखे तो करके आ जाना उस पर टिक। तो जो कार्ल पॉपर हैं, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। और वो क्योंकि वो कौन है, वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज करेंगे कुछ पॉइंट्स पे। और वो जॉन लॉक के भी खिलाफ थे, इसलिए वो जॉन लॉक, क्योंकि क्या है, जॉन लॉक भी क्या है, पॉजिटिविस्ट थे। और जॉन लॉक ने एक स्टेटमेंट बोला था, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया, नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आती है। और इसी के रिस्पॉन्स में कार्ल पॉपर अपना स्टेटमेंट देते हैं, ऑल लॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज रिलाई मतलब डिपेंड ऑन इमीडिएट एक्सपीरियंस। जितनी भी लॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज हमें आज तक मिली है वो हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस की वजह से मिली है। इमीडिएट मतलब जो हाल ही में हमारे साथ कोई घटना हुई है, कोई एक्सपीरियंस हमने लिया, उसी के बेसिस पे हम एक साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट करते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट भी होते हैं, उनके साथ कुछ होता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो हाल ही में वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो वो उसमें ढूंढते हैं ना कि क्या गलत हो गया था। तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसी के बेसिस पे वो आगे मॉडिफाई करते हैं। तो जो हमारी नॉलेज है वो इमीडिएट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है ना। तो इसी के रिस्पॉन्ड में उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ क्रिटिसाइज किया है, पर जॉन लॉक के रिस्पॉन्स में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, नॉलेज रिलाई ऑन इमीडिएट एक्सपीरियंस नॉट एक्सपीरियंस। तो ये, और जो जॉन लॉक है वो एम्पिरिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटाफिजिक्स। अब जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं तो जो कार्ल पॉपर है वो मेटाफिजिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं। मेटाफिजिक्स क्या होता है, मेटाफिजिक्स मतलब जो कि यूनिवर्सल हो, वो यूनिवर्सल थ्योरी बना दी। अब यूनिवर्सलिटी के तो वो खिलाफ है ही, मेथोडोलॉजिकल होलिज्म के खिलाफ है ही। मेटाफिजिक्स का एग्जांपल हो सकता है कि जैसे बैंग बैंग थ्योरी आई थी, ठीक है वो, या फिर हम पहले सोचते थे कि जो धरती है, जो अर्थ है, वो नाग के सर के ऊपर टिकी हुई है। ऐसे अगर आपने सुना होगा मैथोलॉजीज में, ठीक है, तो नाग के सर के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसा फिर साइंटिस्ट ने पता लगाया, और ये पहले तो यूनिवर्सली माना जाता था, बहुत मतलब जनरलाइज कर दिया था कि नाग पाश है, उसके सर पे हमारी धरती जो है टिकी हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ लोग अभी भी मानते हैं वैसे। तो फिर जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस थ्योरी को फॉल्सिफाई किया कि ऐसा नहीं है। तो वो बोलते हैं, इसलिए वो मेटाफिजिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है उसको हम, जो लोग हैं वो रिजेक्ट नहीं करते, इवन इफ इट्स रॉन्ग, चाहे वो थ्योरी गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं हो पाती है। तो मेटाफिजिक्स इज नॉट अ फील्ड ऑफ साइंस बट अ सोर्स ऑफ रिसर्च। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर कि मैथमेटिक्स कोई साइंस का कोई फील्ड नहीं है कि आपने कोई थ्योरी बना दी, और मेटा मतलब होता है यूनिवर्सली, मतलब मेटा मतलब हर जगह वो एप्लीकेबल हो, कि कोई भी फिजिक्स का लॉ या कोई भी कुछ भी ऐसा साइंटिफिक चीज़ें यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, सो मेटाफिजिक्स इज नॉट अ फील्ड ऑफ साइंस बट अ सोर्स ऑफ रिसर्च। तो मेटाफिजिक्स क्या है, एक सोर्स ऑफ रिसर्च है, कि मतलब आपने कुछ चीज़ें थी पहले, ठीक है, उसी के बेसिस पे फिर आपने बैंग बैंग थ्योरी बनाई। ठीक है, तो बैंग बैंग थ्योरी क्या है, सोर्स ऑफ रिसर्च है। नाग पाश वाला जो एग्जांपल मैंने दिया कि नाग के सर के ऊपर धरती टिकी हुई है, तो वो क्या है, वो कोई फील्ड ऑफ साइंस तो नहीं है, लेकिन एक हमें एक सोर्स मिल गया अपनी रिसर्च को आगे करने का। तो अकॉर्डिंग टू
कार्ल पॉपर मेटाफिजिक्स इज अ सोर्स ऑफ रिसर्च, ये याद रखना। मेटाफिजिकल थ्योरी कैन बी क्रिटिसाइज इफ इट क्लेम्स टू बी ट्रू बट इट्स फॉल्स। कि जो हमारे पापा है वो बहुत क्या है, ओपन माइंडेड है, तो वो मेटाफिजिक्स में नहीं मानते, और वो बोलते हैं कि मेटाफिजिकल जो थ्योरी है वो उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है अगर वो बोलें कि वो ट्रू है, क्योंकि कोई भी थ्योरी सच नहीं हो सकती हमेशा, राइट। आज के टाइम पे साइंस है, उन्होंने बोल दिया कि हमारी थ्योरी तो भाई 100% सच है। अब 100% जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर वो ये बोलते हैं ना कि हमारी जो थ्योरी है, अगर वो ये क्लेम करते हैं कि हमारी थ्योरी जो हमने बनाई है वो ट्रू है, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो ये बोल के कि नहीं भाई ये फॉल्स है, क्योंकि 100% कोई भी ट्रू नहीं हो सकता। तो अगर इसी डेफिनेशन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं, तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो गए हो। तो अगर ये पढ़ो दोबारा से, मेटाफिजिकल थ्योरी कैन बी क्रिटिसाइज इफ इट्स क्लेम टू बी ट्रू बट इट्स फॉल्स। कि मेटाफिजिकल थ्योरी हमने क्लेम तो किया कि फॉल्स है, सॉरी हमने क्लेम तो किया कि ट्रू है, पर वो क्या निकली, फॉल्स निकली। एक सेकेंड, इसको हम पूरा दोबारा ही पढ़ते हैं। सो बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। एक सेकेंड। बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। तो मेटाफिजिक्स को जो कार्ल पॉपर है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई भी थ्योरी जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकती। जैसे पहले हम बोलते थे कि जो नाग है, नाग के सर पे हमारा पृथ्वी टिकी हुई है, राइट। हमारा जो अर्थ है वो नाग के सर पे टिका हुआ है, ऐसे नाग बना देते हैं और ये अर्थ है, ठीक है। बट ये थ्योरी जो थी वो गलत साबित हुई, ठीक है। तो ये भी एक मेटाफिजिक्स का हो गया कि मेटाफिजिक्स जो है कोई फील्ड ऑफ साइंस नहीं है, ये एक सोर्स ऑफ रिसर्च है। कि हमें जो कोई भी थ्योरी एस्टैब्लिश होती है वो हमें हमारा एक सोर्स बन जाती है आगे फर्दर रिसर्च करने का। तो ये लाइन याद रखो कि कार्ल पॉपर ने क्या बोला है कि मेटाफिजिक्स इज नॉट अ फील्ड ऑफ साइंस बट अ सोर्स ऑफ रिसर्च। प्लस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाफिजिकल थ्योरी कैन बी क्रिटिसाइज इफ इट क्लेम्स टू बी ट्रू बट इट्स फॉल्स। अगर कोई भी मेटाफिजिकल थ्योरी ये क्लेम करती है कि हम ट्रू हैं, पर सच में अगर देखा जाए, मतलब रियलिटी ये है कि वो थ्योरी जो है फॉल्स है। जैसे इसी का एग्जांपल लो, नाग वाले जो मैंने बताया, ठीक है। तो वो ये क्लेम तो कर रहे थे सारे कि जो पृथ्वी है वो नाग के सर पे टिकी हुई है, तो ये सारे ट्रू क्लेम कर रहे थे, पर ये था तो फॉल्स ना। तो ये बोलते हैं इसी चीज को, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, उन्होंने नहीं दिया, मैंने दिया है। जैसे अर्थ जो है वो फ्लैट है, ठीक है। उन्होंने जो साइंटिस्ट थे या जिन्होंने मेटाफिजिक्स ये दिया कि अर्थ इज फ्लैट, तो ये उन्होंने क्लेम किया कि ट्रू है, बल्कि ये सच में ट्रू नहीं था, ये फॉल्स था। तो उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, ऐसी मेटाफिजिकल थ्योरी को आप क्रिटिसाइज कर। सो ये है कार्ल पॉपर का लास्ट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सूडो साइंस। सूडो साइंस मतलब होता है एक तरीके से फेक या जो जेन्युइन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी साइंस जो हमेशा अपने आप को सही मानती है और बोलती है कि हम कभी भी गलत नहीं हो सकते एंड नेवर विल बी रॉन्ग, वो सूडो साइंस होती है। इसमें वो ये 4 एग्जाम्पल्स देते हैं सूडो साइंस के। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र, जो कि फ्यूचर देखते हैं और वो बोलते हैं कि हम हमेशा सही हैं और हम गलत नहीं हो सकते। दूसरा होता है मार्क्सिज्म, जिसमें वो मार्क्सिज्म को, कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि कार्ल मार्क्स हमेशा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में मानता है। वो हमेशा ये बोलता है कि रेवोल्यूशन होगा तभी स्टेटलेस सोसाइटी आएगी, तभी सोशलिज्म या कम्युनिज्म आएगा। तो ये भी क्या है, सूडो साइंस है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को राइट मानता है और कभी भी गलत साबित नहीं होने देता। कुछ ना कुछ करके वो अपनी चीजों को क्या करता है, जस्टिफाई कर ही देता है। साइको एनालिसिस से आपको सबसे पहले थिंक फ्रूड याद आते होंगे। तो वो साइको एनालिसिस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं इन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाए हैं, जो थ्योरीज दी हैं, ठीक है, इसको हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। साइकोएनालिटिकल थ्योरीज को प्रूव करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए साइकोएनालिसिस भी क्या है, एक सूडो साइंस है अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर। एंड हिस्टोरिसिज्म को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो भी कुछ जो हैं वो जेन्युइन नहीं होते, फेक होते हैं। इसलिए जो हिस्टोरिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, सूडो साइंस है। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। इसको याद कर लो कि जो आपके पापा हैं वो सूडो साइंस किस को मानते हैं कि कौन सा फेक होता है। तो आपके पापा जो है ओपन माइंडेड है, तो कभी भी वो ज्योतिष वगैरह में नहीं मानेंगे, वो मार्क्सिज्म में नहीं मानेंगे, ठीक है। और वो साइको लोगों में भी नहीं मानेंगे, कि वो साइको लोगों से दूर रहेंगे आपके पापा। तो साइको एनालिसिस एंड हिस्टोरिसिज्म भी, कि उन्होंने पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म लिखा था, तो वो आज में जीना जानते हैं। तो आपके पापा आज में जीना जानते हैं, ना कि हिस्ट्री में जीना जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूडो साइंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो
और इसका जो PDF है या जितने भी दूसरे PDFs होते हैं या कुछ भी क्विज़ेस पोल्स सब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालती हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लस डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपका कुछ अगर सजेशन हो, एडवाइस हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या आने वाले टॉपिक आपको कौन सा और टॉपिक चाहिए वो भी बता सकते हो। तो ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। प्लस आप PYQs भी कर लेना, जो मेरी प्लेलिस्ट है वो PYQs आपको PSG एंट्रेंस और UGC नेट दोनों में काम आएंगे, और ये वीडियो तो PSIR वालों को भी काम आने वाला है, सो आप वो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।